हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेडकेम केमिस्ट्री क्लासेस। अब हम अपने केमिकल काइनेटिक्स का अगला लेक्चर लेके आए हैं। वो है हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है सर? उसकी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या होती है, हाफ लाइफ टाइम क्या होता है, T25% क्या होता है, T75% क्या होता है, इससे रिलेटेड जो ग्राफ्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, वो सारी चीज़ें करने वाले हैं। हम इससे पहले लेक्चर्स में काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं, जैसे रेट क्या होता है, रेट के एक्सप्रेशन क्या होते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या होते हैं, और रेट को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, मॉलिक्यूलिटी क्या होती है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होता है, और साथ ही जीरो ऑर्डर रिएक्शन कौन सी, उसकी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, उसके हाफ लाइफ, सबके बारे में डिटेल पढ़ चुके हैं। आज हमारा नंबर सर कहाँ है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमारा अगला लेक्चर है इसी का, ठीक है ना। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को। सर बात ये आती है, क्या बात आती है सर? जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या आती है? जीरो ऑर्डर का जरा सा एक बार बता दो। मैं हमने ये कहा था सर, जीरो ऑर्डर रिएक्शन वो रिएक्शन होती हैं जिनका रेट किसी भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं करता। सर कोई भी रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल आ जाए, जब रिएक्शन हो रही है, चाहे मैं उस रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को 1 गुना बढ़ा दूं, 2 गुना बढ़ा दूं, 3 गुना बढ़ा दूं, 4 गुना बढ़ा दूं, कितने भी गुना बढ़ा दो, लेकिन रिएक्शन के रेट पर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। रिएक्शन की रेट पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। वो सर जीरो ऑर्डर रिएक्शन थी। लेकिन हमें किसकी बात करनी है सर? फर्स्ट ऑर्डर की। तो फर्स्ट ऑर्डर क्या कहता है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिनका जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, यानी जिन रिएक्शंस का जो रेट होता है वो केवल एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करते हैं, एक ही रिएक्टेंट पर डिपेंड करते हैं। दैट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, सुन लीजिए वापस। सर वो रिएक्शंस जिनका रेट किसी एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, दैट इज नोन एज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर सर मैं लिखना चाहूं तो मैं कैसे लिखूंगा? मैं ऐसे लिखूंगा, देखिए इधर, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। रिएक्शन को शॉर्ट में RX लिख देता हूं, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सॉरी, क्या लिख रहा हूँ यार, ठीक है, इधर पहुंचा देते हैं इसे। थोड़ा सा भाई बोर्ड है तो थोड़ा सा एंजॉय तो करना चाहिए साथ के साथ, इसलिए कभी कभी स्टाइल मार लेते हैं, तो कोई बात नहीं। देखिए तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं। सर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, फिर से बता दीजिए एक बार। देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है? द रिएक्शन विच रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स only upon the concentration of one reactant molecule, बस। सर कुल मिलाकर कहने का मतलब मेरा ये है कि कोई भी रिएक्शन हो जिसका रेट केवल और केवल एक रिएक्टेंट की मॉलिक्यूल पर कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है, वो मेरा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है। जैसे कि हमने एक चीज पढ़ी थी लॉ ऑफ मास सेक्शन में, क्या पढ़ा था सर? जो रेट होता है, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। भाई रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर n था ना, यहाँ पर n की वैल्यू मुझे कर देनी कितनी है? यहाँ पर n की वैल्यू कर दीजिए 1। यही हो जाएगा हमारा क्या? रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यानी रिएक्टेंट की पावर कितनी होनी चाहिए? यहाँ पर 1 होनी चाहिए। ये मेरा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। लेकिन अगर मैं इसकी पावर 0 की थी, लास्ट वाले में कितनी की थी हमने? 0, वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन था। 1 कर दिया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गई। 2 कर दिया, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी। कुल मिलाकर कहने का मतलब, देखो सर, किसी भी रिएक्शन को देखकर हम ये नहीं बता सकते कि रिएक्शन हमारी फर्स्ट ऑर्डर है या फिर जीरो ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर है। क्यों नहीं बता सकते सर? बिकॉज दीज रिएक्शन, यानी बोल सकते हैं द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। जब मैंने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में बताया तब मैंने बताया कि ये हमारे एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है, सही ना। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? हम सीधे सीधे फिर से बात कर रहे हैं, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की वो उतने मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन जिन पर किसी भी रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है, वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाता है। अगर मैंने यहाँ पर बात की किसकी? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है? वो रिएक्शन जिनका रेट केवल एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, दैट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सर अब हमें क्या करना है? चलो ठीक है, मान लिया, मैं समझ में आ गया, एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करना, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गया। सर कौन कौन से ऐसे रिएक्शन हो सकते? कुछ तो होंगी ना, आपने बोला एक्सपेरिमेंटल वैल्यू में, लेकिन मान लीजिए हमें थोड़ा सा आइडिया रखना है कि ऐसी कौन कौन सी रिएक्शंस हैं जो फर्स्ट ऑर्डर का काम करती हैं। तो उनके लिए मैं आपको ये 4 एग्जांपल लेके आया हूँ।
ये आपको ध्यान रखने हैं। जैसे ये सारे डिकम्पोजिशन है, जितने भी डिकम्पोजिशन यहाँ पर, जितने भी नहीं बोल सकते, ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस मैंने यहाँ पर लिखी हैं ये हमारे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस में आती हैं। जैसे N2O5 है, डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, इसका डिकम्पोजिशन हम करते हैं तो 2NO2 प्लस हाफ O2 निकल जाता है। और ये रिएक्शन मैंने पहले कराई होगी, कहाँ कराई थी सर? जब हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वो पढ़ रहे थे, क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में ही बताई थी थोड़ी बहुत। और जब हम केवल रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ रहे थे तो वहाँ पर क्वेश्चंस में ये वाली रिएक्शन मैंने यूज की थी। N2O5 का जब हम डिकम्पोज करते हैं तो NO2 बनता है और O2 निकल जाता है। सर ये रिएक्शन हमारे किस में आती है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे आती है। SO2Cl2 का डिकम्पोजिशन करूंगा, SO2 और Cl2 अलग अलग हो जाता है, ये भी हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। NH4NO2 में करता हूं तो हमारे क्या बनता है? N2 बनता है प्लस 2H2 निकल जाता है। आगे अगर मैं H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड का डिकम्पोजिशन करूंगा तो वाटर मिलता है और O2 मिलता है। सर कहेंगे सर आपने रिएक्शन तो समझे, भाई रिएक्शन नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, हम रिएक्शन का कंसेप्ट नहीं पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती क्या है, उसके एग्जाम्पल लिखती है। जब हम रिएक्शन का कंसेप्ट पढ़ाएंगे ना तब हम देखेंगे कोई भी रिएक्शन हो रही है, क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, किस वजह से हो रही है, वो सारी चीजें सीखेंगे। लेकिन अभी हमें क्या करना है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसलिए हमने इनको एज ए किसकी तरह मान लिया है? एक एग्जांपल्स की तरह कंसीडर कर लिया। सर इनके अलावा कोई एग्जांपल नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं भाई। इन्वर्जन ऑफ शुगर है, शुगर का इन्वर्जन होता है, जैसे सुक्रोज है, उसको हम हाइड्रोलाइज कराते तो वहां पर हमारा क्या बन जाता है? फ्रक्टोज बन जाता है, ग्लूकोज बन जाता है, ये भी हमारा फर्स्ट ऑर्डर में ही आता है। या फिर किसी एस्टर का हाइड्रोलाइसिस कर दूं मैं, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एन एस्टर, वो भी हमारा फर्स्ट ऑर्डर के अंदर आता है। तो वो सारी चीजें आप चाहो तो लिख सकते हो, नोट कर सकते हो। हम आगे स्टार्ट करते हैं। अब क्या? इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट है सर, यही हमें करना है। हमने किसका कर लिया सर? जीरो ऑर्डर का किया था इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। अभी हम किसका करने वाले हैं? फर्स्ट ऑर्डर की इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। सर कैसे करें? जैसे हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था ना भाई, वैसे इसमें करने वाले हैं। हमने क्या किया था? हमने एक सिंपल सी कंसेप्ट माना था, सर मेरे पास में कोई रिएक्टेंट ए है, ठीक है, ए है, और उससे बन क्या रहा था? मेरा प्रोडक्ट बन रहा था। सर इतना ही माना था मैंने, इसके अलावा कुछ नहीं माना। रिएक्शन होनी है तो मेरे पास में कोई ना कोई रिएक्टेंट होगा, और रिएक्टेंट से क्या बनेगा? मेरा प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है सर। अब अगर मैं इसमें बात करूं तो मैंने एक कंडीशन क्या ली थी? मैंने सर कंडीशन ये ली थी जब t इक्वल टू 0 है। t इक्वल टू 0 का मतलब क्या कहना चाह रहे हैं सर? टाइम 0 है। टाइम 0 का मतलब जब मेरी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है। भाई जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई तो प्रोडक्ट कुछ बनेगा? नहीं बनेगा, तो वो तो 0 हो जाना है। लेकिन रिएक्टेंट तो कुछ ना कुछ होगा ना, और उसकी कंसंट्रेशन हमने लास्ट लेक्चर में कितनी मानी थी? A0। सर A0 क्या है? A0 है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब रिएक्टेंट की शुरुआती प्रारंभिक सांद्रता। ठीक है, चलिए भाई अगर मैं करूं, मान लीजिए t इक्वल टू टी टाइम। टी टाइम का मतलब कुछ टाइम बाद, 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटे, 1 महीना, कुछ ना कुछ जैसे जैसे टाइम जाएगा रिएक्शन होना स्टार्ट करेगी, प्रोडक्ट का कुछ ना कुछ अमाउंट तो बनेगा ना। बिल्कुल बनेगा। सर मैंने मान लिया x अमाउंट बन गया। कितना बन गया? x। तो भाई रिएक्टेंट कितना बचा होगा? सर A0 था पहले, उसमें से x प्रोडक्ट बन गया, तो बचा कितना? A0 माइनस x। कितना बचेगा भाई? A0 माइनस एक्स। सर A0 माइनस एक्स को मैं क्या मान लेता हूं? A मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं? A। जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में एक बार फिर से बताया था कि मैंने इनिशियल अमाउंट मान लीजिए 100 ले लिया है, शुरुआत में प्रोडक्ट 0 होगा, लेकिन जैसे रिएक्शन स्टार्ट हुई, मान लो 2 सेकंड 5 सेकंड बाद मैंने रिएक्टेंट मेरा 20 मोल बन गए, 20 मोल बन गए, तो भाई इसको मैं कितना लिखूंगा? 100 माइनस 20, 100 माइनस 20, कितना बचेगा? 80। जब 100 माइनस 20 को 80 मान सकता हूं, इसका मतलब क्या है? A0 माइनस एक्स को मैं A मान सकता हूं ना? बिल्कुल मान सकता हूं। सर यहां पर बस इतना ही करना था। अब आगे देखिए इसकी इंटीग्रेटेड इक्वेशन क्या होती है। इससे पहले एक चीज जान लीजिए। क्या जान लीजिए? सर A0 क्या है बताएंगे जरा एक बार? A0 बिल्कुल बताएंगे। A0 क्या है? ये है हमारी इनिशियल, हालांकि पहले ही बता चुका हूं इन चीज को, दैट इज इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जो भी हमारा रिएक्टेंट है उसकी क्या है? हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन है। ठीक है भाई, रिएक्टेंट जो भी हमारा A है, जो रिएक्टेंट है, उसकी इनिशियल शुरुआत वाली कंसंट्रेशन कितनी थी? A0। और भाई A क्या माना है मैंने? A हमने माना है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t, एट टाइम t। भाई t टाइम पर जो भी कंसंट्रेशन बची है हमारी, रिमेनिंग अमाउंट, दैट इज A। बस इतना जानना है।
सर अब अगर हम यहाँ से इसकी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक चीज पता है। क्या पता है भाई? हमको एक चीज ये पता है सर, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन या अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, रेट लॉ के अकॉर्डिंग क्या पढ़ा था हमने, या अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन हमने सर एक चीज पढ़ी थी, अगर आपको याद हो तो। क्या पढ़ा था कि किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है, क्या होता है, रेट, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर एन की। यही तो होता है, बिल्कुल होता है सर। अब यहां पर मुझे एक काम करना है, रेट क्या है, रिएक्टेंट क्या है, एन क्या है, ये निकाल लो भाई। हमें पता है एन की वैल्यू तो 1 हो जाएगी। क्यों 1 हो जाएगी सर? क्यों 1 हो जाएगी? क्योंकि भाई ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं, तो एन इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ना, तो एन हमारा ऑर्डर होता है, दैट्स व्हाई एन की वैल्यू तो 1 हो जाएगी। चलो ठीक है सर, मान लिया एन की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब मुझे रेट तो बताओ, इस रिएक्शन का रेट का एक्सप्रेशन लिखना हमने बता ही दिया पहले ही। सर क्या बताया था आपने, एक बार फिर से बता दीजिए, ध्यान नहीं आ रहा है, पिछला रिवीजन नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, एक बार देख लेते हैं। रेट का एक्सप्रेशन हमने बताया था आपको कि अगर आपको रेट का एक्सप्रेशन निकालना है, यानी रेट बराबर क्या करना है भाई, चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। यही तो होता है भाई, चेंज इन कंसंट्रेशन का रिएक्टेंट की टर्म में निकालना है, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में चेंज, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या था, रिएक्टेंट कौन है, ए, तो ए की कंसंट्रेशन में चेंज लगा देते हैं हम किससे, डी से, तो डी कंसंट्रेशन ऑफ ए मतलब क्या है, ए की कंसंट्रेशन में चेंज बटे डी टी, यानी चेंज इन टाइम। लेकिन एक और चीज है, क्या है सर, ये रिएक्टेंट है, रिएक्शन के दौरान कम होती जाएगी कंसंट्रेशन, कम होगी तो हम क्या लगा देते हैं, माइनस। इसका मतलब ये हो गया सर, रेट को हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस डी ए बाई डी टी। ओके, एक प्रॉब्लम सॉल्व। क्या सर, रेट लिखेंगे माइनस डी ए डिवाइड बाई डी टी, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइड बाई चेंज इन टाइम। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिएक्टेंट। भाई रिएक्टेंट कौन है, रिएक्टेंट कौन है, ए है, ए है सर, रिएक्टेंट हमने ए ले लिया, इसकी पावर कितनी हो जाएगी, पावर एन की वैल्यू कितनी, 1 होगी। अब क्या करना है सर, अब तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, अब तो कर ही देंगे हम। क्या करना है सर, माइनस डी ए डिवाइड बाई डी टी बराबर कितना हो जाएगा भाई, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, जिसको मैंने कांस्टेंट ले लिया, क्या के ले लिया है, बाकी जैसा है वैसा का वैसा बना रहे। इतना काम करने के बाद हमें करना होता है क्या, इसका इंटीग्रेशन, जो कि लास्ट वाले लेक्चर में भी आपने देखा होगा। इतना रेट का एक्सप्रेशन लिख लो, उसके बाद आपको इंटीग्रेशन करना है, क्योंकि इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन पढ़नी है। तो इंटीग्रेशन जब भी हम करते हैं तो पहली बात तो ये चीजें याद रहे कि सेम टर्म को हमें सेम साइड लेना होता है, सेम टर्म को हमें सेम साइड लेना होता है। और हमें इंटीग्रेशन किसका करना है, जिसका पहले से डिफरेंशिएशन, मतलब डी लगाओ, जिसके आगे डी लगाओ उसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो डी भाई देखना किस किसके आगे लगा, डी टी के आगे लगाए, डी ए के आगे लगाए, इसका मतलब मुझे ए का इंटीग्रेशन करना और टी का भी इंटीग्रेशन करना है। तो जितने भी ए के टर्म है उन्हें एक साइड लिया, टी के टर्म को एक साइड ले जाओ। भाई यहाँ पर देखो, ए यहाँ पर है, ए यहाँ पर भी, ए को मैं इधर ला सकता हूँ, बिल्कुल ला सकता हूँ सर। ये हो जाएगा माइनस डी ए डिवाइड बाई, ए को मैं इधर ले गया और डी टी को ले गया मैं इधर, इज इक्वल टू के, और ये पहुंच जाएगा डी टी इधर। बताओ भाई, इसमें मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, नहीं होगी सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक काम और कर लो, इस माइनस को भी इधर ले जाओ, माइनस को इधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस के डी टी, सही में। अब इसके बाद यहां क्या बचेगा, यहां पर एक है हमारा 1/a और दूसरा क्या, डी ए, यही तो बचा भाई। डी ए बाई ए को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/a डी ए। अब इसका करना होता है हमें इंटीग्रेशन। क्या करना है भाई, इंटीग्रेशन। तो यहां हम लिखेंगे ऑन इंटीग्रेशन। भाई सर अगर अब इसका हम इंटीग्रेशन करें तो कैसे करेंगे, क्या होगा सर इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का साइन पता है, बिल्कुल करिए। कितना है सर, ये है हमारे पास 1/a डी ए, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस के डी टी, इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है सर, कर देंगे हम। इंटीग्रेशन का साइन लगाओ, बिल्कुल लगा दिया सर, ये रहा इंटीग्रेशन का साइन और ये रहा इंटीग्रेशन का साइन। सर के पे क्यों नहीं लगा, सर के कांस्टेंट है ना, तो इंटीग्रेशन से कांस्टेंट को बाहर ले लेते हैं। ठीक है, ले लिए। अब जब भी हम इंटीग्रेशन का साइन लगाते हैं तो मैंने बताया था आपको, इंटीग्रेशन दो तरह से होते हैं, या तो लिमिट पुट कर दीजिए या फिर इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट बनाकर उसकी वैल्यू निकालकर पुट कर दीजिए। तो मैं इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट निकालूं, उसकी वैल्यू पुट करूं, ये बहुत लेंथी मामला जाता है, इसलिए हम क्या करते हैं, बहुत सिंपल से मेथड से। क्योंकि देखो केमिस्ट्री पढ़ने वाले क्या, मैथ वाले भी पढ़ते और बायो वाले भी पढ़ते, तो मैथ वालों को तो ये पोर्शन बहुत सिंपल लगता है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। लेकिन बायो वाले कहते हैं सर
जितना हो सके उतना मैथमेटिकल पोर्शन को कम कर दीजिए ताकि हम सीधे सीधे कर सकें। तो हाँ मैं क्या कर रहे हैं यहाँ पर वही कम कर रहा हूँ। मैं क्या करता हूँ, इसको लिमिट वाली वैल्यू से करते हैं। सर कैसे करेंगे, लिमिट क्या है भाई, लिमिट पहले अगर मैं यहाँ देखो किसकी लिमिट चाहिए मुझे, ए की और दूसरा टी की। सर ए देखो जो मेरा रिएक्टेंट था पहले कितना था, ए नॉट था, बाद में कितना हो गया, ए हो गया। सर इसकी लिमिट ये हो गई, पहले जो था मेरा कितना था भाई, ए नॉट, बाद में कितना हो गया, ए। भाई जो ए है रिएक्टेंट है, ए नॉट से लेकर ए तो ए तक गया, उसकी लिमिट ये रहेगी। अगर मैं टी की लिमिट देखूं, सर टी की क्या है, पहले टी इक्वल टू 0 था, बाद में टी इक्वल टू टी। कहने का मतलब है सर इसकी लिमिट हो गई 0 से लेकर टी। कोई समस्या नहीं है ना, बस कर दीजिए। अब यहाँ पर आती है प्रॉब्लम, किसको आती है, सर मैथ वालों को तो नहीं आती, बायो वालों को आती है। यहाँ पर कहते हैं सर इसका इंटीग्रेशन कैसे करें, हमें तो इंटीग्रेशन आता ही नहीं है। लास्ट लेक्चर में हमने आपको बताया था इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है ना, हमने आपको बताया था। अगर देखो इस वाले इंटीग्रेशन को आप डायरेक्टली याद रखेंगे जो बायो वाले हैं, एक्चुअल में तो अगर x की पावर n होता तो हम उसको क्या लिखते हैं, इसका इंटीग्रेशन बताया था x की पावर n dx। इसका इंटीग्रेशन कितना बताया था हमने, x की पावर n प्लस वन डिवाइड बाई n प्लस वन। ये था हमारा क्या इंटीग्रेशन इसका, है ना, इसका इंटीग्रेशन। लेकिन आपको दूसरा फॉर्मूला एक और याद रखना है। अगर यहाँ पर dx है और यहाँ पर दे रखा है 1/x, तो इसका इंटीग्रेशन कितना होता है हमारा ln x। कुछ मैथ वाले भी इस बार शौक हो गए होंगे, सर ये क्या बता दिया आपने, तो गलत पढ़ा दिया। सर log x होता है 1/x का, बोलते हैं ना सर 1/x का तो log x होता है। मुझे लगता है शायद आपने मेरा लेक्चर नहीं देखा, कौन सा वाला, जहाँ पर मैंने मैथमेटिकल कंसेप्ट फॉर केमिस्ट्री के नाम से एक प्लेलिस्ट स्टार्ट की, वहां पर मैंने लॉगरिथम का पूरा 2 लेक्चर है बस। एक में लॉग का पूरा बेसिक्स और उसका मतलब क्या होता है, सारी चीजों से रिलेटेड प्रॉपर्टीज फॉर्मूले सारे लिखे, और दूसरे वाले में लॉग टेबल के बारे में बताया। अगर आपने वो कर लिया होता तो ये चीज शायद नहीं पूछते। 1/x dx का जो इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है ln x। ये ln का मतलब क्या होता है, सर आप कहेंगे log x होता है। भाई log कौन सा x होता है, log बेस 10 भी होता है और log बेस e भी होता है। कौन सा x होता है log का, है log का बेस तो 2 भी हो सकता है, log का बेस 3 भी हो सकता है, log का बेस कुछ भी हो सकता है। भाई बेस तो कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब फिर आपने डायरेक्ट log x लिख देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कोई ना कोई तो वैल्यू लगनी होगी। अब ये ln क्या होता है, मैंने वहां पर शायद आपको बताया था, एक कॉमन लॉग होता है नॉर्मली जो हम यूज करते हैं, और एक होता है हमारा नेचुरल लॉग। तो ये जो ln होता है, ln मीन्स होता है नेचुरल लॉग, n फॉर नेचुरल, l फॉर लॉग। तो नेचुरल लॉग, और नेचुरल लॉग क्या होता है, वो लॉग जिसका बेस e होता है उसे हम बोलते हैं नेचुरल। वो लॉग जिसका बेस e होता है उसे हम क्या बोलते हैं, नेचुरल लॉग। इसका मतलब भाई जो आप लोग पढ़ते हो मैथमेटिक्स में, सर 1/x का log x कर दो, तो वो लॉग कौन सा है, दैट इज नेचुरल लॉग, यानी लॉग बेस e को ही हम ln लिखते हैं। तो मैं यहाँ पर जो कर रहा हूँ, यहाँ पर जो करूंगा वहां पर मैं आपको ln लगाऊंगा। ln क्यों, सर कुछ लोग कंफ्यूज ना हो जाए कि कौन सा वाला लॉग है, फिर लॉग से लॉग में चेंज करेंगे तो गड़बड़ हो सकते हैं, इसलिए हम डायरेक्टली ln लिखेंगे। ln लिखने से कोई हमारा कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं ln व्हाट इज ln इज नेचुरल लॉग, यानी लॉग बेस e। ओके सर इतना करना है। तो आपको याद रखना 1/x dx का क्या होता है, ln x। तो यहां पर देखना 1/a dA आ रहा है, जब 1/x dx का इंटीग्रेशन ln a x आएगा तो 1/a dA का कितना आएगा, ln a। ये तो सर नेचुरल है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, तो सर इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा ln a। सर लिमिट पुट कर दो, पर अभी लिमिट तो क्या है, a नॉट से लेकर कहाँ गई है, a तक गई है, इक्वल टू -k। और ये इसका हमने बता ही दिया था, dt का इंटीग्रेशन पहले लेक्चर में भी कराया था। dt का कितना आया था, t आया था सर, dt का इंटीग्रेशन आया था t, जिसकी लिमिट है 0 से लेकर t। ठीक है, अब लिमिट पुट करिए। अब लिमिट कैसे पुट की जाती है, लिमिट पुट की जाती है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। भाई ये a है, इस a की जगह पर एक बार तो आपको ऊपर वाली लिमिट रखनी है, एक बार नीचे वाली लिमिट रखनी है, लेकिन ऊपर वाली लिमिट में से नीचे वाली लिमिट को माइनस कर दीजिए, बस हो गया सॉल्व। अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ, सर मैंने लिख लिया ln, इस a की जगह ये वाला ये लिखूंगा, ln a हो गया, ठीक है, फिर माइनस लगाऊंगा, फिर मैं ln लिखूंगा, इस a की जगह एक बार a नॉट रख दी, ln a माइनस ln a नॉट। फिर दोबारा से बताओ, समझ में नहीं भाई, ln a है, इसमें इस a को हटाकर ऊपर वाला a लिख दो एक बार,
और नीचे वाला ही लिख दो, बीच में माइनस लगा दो बस। तो मैंने क्या लिखा, ln a माइनस ln a नॉट, ये हो गया बराबर माइनस के, और ये क्या हो जाएगा हमारा t माइनस 0, क्या हो जाएगा हमारा t माइनस 0। अब सर एक और प्रॉब्लम, क्या आ गई प्रॉब्लम, सर यहाँ का तो आपको पता है, यहाँ पर अगर नहीं पता हो तो मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ, 1/x dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा भाई, इसका इंटीग्रेशन होगा हमारा ln x, ठीक है ना। और दूसरी बात आपको याद रखनी है, अगर आपका ऐसे दे रखा है क्या, ln a अपॉन b, यानी log a अपॉन b क्या होता है भाई, log a माइनस log b, यानी ln a माइनस ln b, ये होता है हमारा। इन दोनों चीजों को आपको याद रखना है। कौन कौन सी, 1/x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है सर, ln x होता है, इसलिए मैंने किया 1/a dA का इंटीग्रेशन कर दिया ln a। दूसरी चीज आपको ध्यान रखना, क्या ln a अपॉन b है, यानी कि कोई भी log है, log a अपॉन b है, ये सारी प्रॉपर्टीज मैं पहले बता चुका हूँ। आप चाहो तो आप वहां जाके ये सारी का सारा मैथमेटिक्स जो केवल केमिस्ट्री में यूज होता है वो वहां से कर सकते हो, आगे भी इसमें और लेक्चर्स आएंगे। तो ln a अपॉन b है, तो ln a अपॉन b को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ln a माइनस ln b, यानी log a अपॉन b को लिख सकते हैं log a माइनस log b। तो वही चीज मैंने किया है, तो ln a माइनस ln a नॉट है, तो ln a माइनस ln b को क्या लगाऊं, log ln a अपॉन b। तो मैं इसको नहीं लिख सकता ऐसे, ln a है, ये है मेरा क्या, ln a माइनस ln a नॉट, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ln a अपॉन a नॉट। क्या लिख सकता हूँ भाई इसको, ln a अपॉन a नॉट। क्यों लिखा भाई, क्योंकि माइनस आ रहा है ना, तो माइनस डिवाइड में आता है, मल्टीप्लाई होता है तो जोड़ में आ जाएगा, तो बराबर क्या कितना हो जाएगा, माइनस के, और ये t हो जाएगा, इसके साथ 0 करूंगा तो वो 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। माइनस को इधर लेके आओ, माइनस को इधर ले आए, बिल्कुल ले आओ, चलो लाने की वैसे जरूरत नहीं है, ऐसे कर दीजिए यहाँ से। हाँ एक और फॉर्मूला, अब एक और फॉर्मूला याद रखना है। क्या फॉर्मूला भाई, फॉर्मूले पे फॉर्मूले सारे के सारे हमारे कहाँ से आ रहे हैं पता है, ये सारे फॉर्मूले हमारे आ रहे हैं लॉग वाले से, तो वो लॉग वाला कंसेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए भाई, मैंने आपको बता दिया, वहां जाके एक बार देख सकते हैं आप। अगर मान लीजिए ऐसा कुछ है, जैसे log बेस a p इज इक्वल टू c है, log बेस a b इज इक्वल टू c, log का सबसे प्राइमरी फॉर्मूला, सबसे पहला फॉर्मूला यही बताया था मैंने। अगर मान लीजिए मुझे log बेस a b इजकल टू c है, b की वैल्यू मेरे को निकालनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा भैया, जो a है मतलब जो बेस है, यहाँ पर जो log का बेस होगा उस बेस की पावर में आगे वाली वैल्यू को चढ़ा दीजिए, यानी बेस कौन है a की पावर कितना हो जाएगा c। सर यही होता है हमारा log का प्राइमरी फॉर्मूला, यही होता है हमारा log का प्राइमरी फॉर्मूला, जो इंडेक्स एंड पावर और log का रिलेशन बताता है। सही है, तो log बेस a b इक्वल टू c, तो यहाँ पर अगर b की वैल्यू निकालनी तो b इक्वल टू कितना हो जाए, a की पावर c, ये पहुंच गया हमारा। अब बस वही वाला फॉर्मूला मुझे निकालना है। यहाँ पर सर मैंने अभी अभी बताया था, क्या बताया था वो भी लिख दो सर, लिखना जरूरी है, वरना आप लोग कहेंगे सर कहाँ कहाँ से चीजें लेके आ रहे हो। भाई ln का मतलब क्या है, ln का मतलब है सर log बेस e, ln का मतलब क्या है सर, ln का मतलब है log बेस e, ठीक है, ln का मतलब log बेस e है। इसका मतलब सर ln में बेस कौन होता है, e होता है, इसका मतलब यहाँ पर बेस e हो गया, a अपॉन a नॉट इक्वल टू माइनस के टी। अगर मेरे को यहाँ से वैल्यू निकालनी हो a अपॉन a नॉट की वैल्यू, किसकी वैल्यू निकालनी है, a अपॉन a नॉट, तो बराबर कितना हो जाएगा भाई, जो बेस होता है उस बेस की पावर पे चढ़ा देते हैं सामने वाली वैल्यू की। तो बेस कौन है सर, e एक्सपोनेंशियल, इसकी पावर पे कौन जुड़ जाएगा, माइनस के टी। मुझे लग रहा है इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब क्या करना है सर, मेरे को अगर a की वैल्यू निकालनी है तो a इक्वल टू हो जाएगा a नॉट एक्सपोनेंशियल, ये नॉट इधर पहुंच जाएगा e की पावर माइनस के टी, e की पावर माइनस के टी। This is the integrated rate equation for first order reaction. तो a इक्वल टू a नॉट एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस के टी, ये हो गई सर किसकी, वो हो गई हमारी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। लेकिन अभी एक और फॉर्मूला आना है, जो मेन फॉर्मूला भाई, वहीं से तो क्वेश्चन आता है, यहाँ से तो केवल ग्राफ आता है, क्वेश्चन हमारे वहीं से आता है। जैसे हमने जीरो ऑर्डर में निकाला था, पहला हमने लिखा था a इक्वल टू a नॉट माइनस के टी, यहाँ पर क्या है a इक्वल टू a नॉट एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस के टी, बस इतना आता है। अब निकालना है सर हमें अगला फॉर्मूला। अगला फॉर्मूला कैसे निकालेंगे सर, देखिए ये है, आप अगले फॉर्मूले को निकालने के लिए यहां से करते हैं काम। कहां से करते हैं भाई,
ये वाला जो फॉर्मूला है ना, ये वाला, इसको ध्यान रखना। यहां से हम दूसरा फॉर्मूला निकालेंगे। सर दूसरा फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? ये इस वैल्यू को लिखो, ln a अपॉन a नॉट इक्वल टू माइनस के टी। ठीक है, इधर लिख लीजिए, कहाँ लिखना है, इधर लिखो, ln a अपॉन a नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी, यही था। अब एक काम करो, माइनस को इधर लेकर, तो ये हो जाएगा माइनस ln a बाई a नॉट इज इक्वल टू के टी, ये तो हो जाएगा। अब देखो सुनो, आपको यहाँ पर भी भाई एक और फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। क्या याद रखना है? तो सारे के सारे लॉग वाले फॉर्मूले आ रहे हैं। अगर आपका ये लिखा हो, क्या लिखा हो, ln a अपॉन b, तो आप इसको अगर लिखना चाहते हो ln b अपॉन a, तो आगे क्या लगाना होगा आपको, माइनस। आगे क्या लगाना होगा भैया, माइनस लगा देना। अगर आप वैल्यू को चेंज करें तो माइनस लगा दो। तो यहाँ पर क्या ln a अपॉन a नॉट है, अगर मेरे को a नॉट अपॉन a करना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आगे माइनस लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या, ये तो माइनस तो है ये, और इसकी वैल्यू को, एक मिनट यहाँ से मैं कलर उसी में ले रहा हूँ, क्या ये माइनस है, यहाँ पर क्या हो, माइनस ln a नॉट बाई a। अगर मैंने a बाई a नॉट को a नॉट बाई a किया तो मैंने माइनस ले लिया, आगे इक्वल टू कितना हो जाएगा, के टी हो जाएगा। अब ये माइनस माइनस दोनों कैंसिल हो जाएगा, क्या प्लस, तो ये हो जाएगा ln a नॉट बाई a इक्वल टू के टी। यहाँ से मेरे को k की वैल्यू निकालनी, k की वैल्यू निकालनी, तो मैं एक काम कर सकता हूँ, यहाँ से k की वैल्यू निकालना, यहाँ से हो जाएगा, या फिर इधर ले लो के टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ln a नॉट बाई a। बस सर यहीं से फॉर्मूले आपको बनाने, देखिए फॉर्मूले बहुत अच्छे से हम बनाने वाले हैं इधर, तो सुन लीजिए कैसे कैसे फॉर्मूले बने। अगर मैं यहाँ से k की वैल्यू निकालूं तो k बराबर क्या बन जाएगा हमारा, ये जो t है मल्टीप्लाई में इधर से डिवाइड हो जाए, यानी इसको लिख सकता हूँ 1 अपॉन टी। ठीक है, फिर क्या है हमारा ln a नॉट अपॉन a, बिल्कुल सर, ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट फॉर्म। ठीक हो जाएगा, तो k इक्वल टू 1 अपॉन टी ln a नॉट अपॉन a। सर एक और काम कर सकते हैं, इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं भाई, अगर मैं एक चीज जानता हूँ, क्या जानता हूँ, ln इक्वल टू कितना होता है, लॉग बेस e, और लॉग बेस e जो नेचुरल लॉग होता है, अगर मैं उसको कॉमन लॉग में चेंज करूँ, यानी लॉग बेस 10 में चेंज करूँ, तो उसमें 2.303 से मल्टीप्लाई करना होता है। कहेंगे सर कहाँ से ला रहे हो इस सारी चीज़ों को, इसलिए मैं बोला था आपसे एक बार लॉग वाला जो लेक्चर है उसे आप करके आए तो सारी चीज़ें क्लियर रहे। तो ln यानी लॉग बेस e, अगर उसको मुझे लॉग बेस 10 में चेंज करना है तो मुझे 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है सर, मैंने कर लिया। तो ln की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, लॉग बेस 10 लिखना है तो मुझे उसमें कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2.303 से। और इसको एक तरह से और कैसे लिखेंगे, पहले इसको लिख लेते हैं उसके बाद फिर उसको भी लिखेंगे। यहाँ पर सर लिख सकता हूँ k इक्वल टू 1 अपॉन टी ln a नॉट अपॉन क्या है a। एक्चुअल में a क्या है सर बताना एक बार, ये देखो a क्या था, a नॉट माइनस एक्स, a इक्वल टू a नॉट माइनस एक्स है ना, यानी a इज कंसंट्रेशन रिएक्टेंट एट टाइम t, t टाइम पे कितनी है, a नॉट माइनस एक्स है। अगर मैं यहाँ पर आपको a नॉट माइनस एक्स लिख दूं तो a नॉट अपॉन a की जगह लिख दिया मैंने a नॉट माइनस एक्स, तो ये हमारा अगला फॉर्मूला बन। चलो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, k इक्वल टू 1 अपॉन टी ln a नॉट अपॉन a नॉट माइनस एक्स। देखिए नहीं, अभी तो मैंने बताया ln को सर हम log बेस 10 में भी यूज कर सकते हैं। अगर मैं log बेस 10 में करूं तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.303 अपॉन टी, और ये हो जाएगा log बेस 10 a नॉट अपॉन a। सर यही वो फॉर्मूला होता है जिसका यूज सबसे ज्यादा हम कैलकुलेशन में करते हैं। और इसको हम सर ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे इसको हमने लिखा है वैसे हम इसको भी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे भाई, हम लिखेंगे k इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 a नॉट अपॉन a नॉट माइनस एक्स। दिस इज द फाइनल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सर ये वो फॉर्मूले हैं दोनों जिससे हम कैलकुलेशन करते हैं किसी भी क्वेश्चन की फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो मुझे लगता है आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन वो आपको समझ में आएगा। सर एक बार जल्दी जल्दी से ना, ताकि सीधे सीधे हमने माना था इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन कैसे निकालनी है, रिएक्टेंट हमारा प्रोडक्ट में बनना है। जब टाइम 0 था प्रोडक्ट 0 होगा, रिएक्टेंट हमारा a नॉट, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा प्रोडक्ट बढ़ेगा, रिएक्टेंट कम होता चला जाएगा, तो प्रोडक्ट x, रिएक्टेंट बचा हमारा a नॉट माइनस x जिसको हमने a मान लिया था। फिर हमने कहा अकॉर्डिंग टू रेट रिएक्टेंट की पावर n की होता है, n की वैल्यू 1 होगी, रिएक्टेंट a हो गए। जब रेट को लेके आते हैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे कांस्टेंट आएगा,
इंटीग्रेशन करने के लिए सेम टर्म को सेम साइड, तो ए को मैं इधर ले आया, डी2 को इधर ले गया, माइनस को इधर ले गया, तो माइनस को इधर ले जाने के बाद जब इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/x का कितना हो जाता है ln x, तो 1/a का हो जाएगा ln a। लिमिट हम वैसे के वैसे पुट कर देंगे। पुट करने के बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ऊपर वाली में से नीचे वाली लिमिट को माइनस कर दीजिए। लॉग ए माइनस लॉग भी होता है, लॉग ए अपन भी हो जाता है, उस वजह से हमने इस तरह से फॉर्मूले में लिखा इक्वल टू माइनस के टी। जब इसकी वैल्यू हमें निकालनी तो जो बेस होता है उसकी पावर में ये चढ़ जाएगा, तो ये अपन ए नोट ई की पावर माइनस के टी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ए इक्वल टू ए नोट एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस के टी। इसके बाद जब इसी वाले फॉर्मूले को आगे हमने रखा तो यहां से हमने ये 4 फॉर्मूले आपको निकाल दिए। तो मुझे लगता है कि ये चारों आपको समझ में आए होंगे। ऐसा कुछ नहीं हो सकता है कि आपको समझ में नहीं आया। एक बार फिर से देख लिए, हो सकता है सर लॉग वाले जो फॉर्मूले मैंने आपको बताए उनमें थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो, तो आप मेरे जेडकेम केमिस्ट्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप जाएंगे, वहाँ पर देखेंगे प्लेलिस्ट में, वहाँ पर आपको मैथमेटिकल कंसेप्ट फॉर केमिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ पर ये सारे के सारे कंसेप्ट मैंने पहले ही सिखा चुका हूँ, आप वहाँ कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, शेयर करें और आगे भाई सब लोगों को भेजें, उन लोगों को जिनको इसकी ज़रूरत है एक्चुअल में, ठीक है, और बेल आइकन जरूर दबाएं। Thanks for watching.